हेलो। तो अपन पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे थे। आज आपके पदार्थ की सेकंड क्लास है और अभी स्टार्ट करते हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था, लास्ट जो क्लास थी उसमें हम पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे। पदार्थ किसे कहते हैं, व्युत्पत्ति के बारे में हम पढ़ लिए थे। उसके अलावा पदार्थ के लक्षण, पदार्थ की संख्या, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो एक क्विक रिवीजन मैं आपको करवा देती हूँ कि पदार्थ जो थी, व्युत्पत्ति देखी थी। व्युत्पत्ति में मैंने बोला था क्या आता है व्युत्पत्ति में, कि वो शब्द कैसे बना होता है। तो पदार्थ जो है वो पद और अर्थ से मिलकर बना था, उसके बारे में डिटेल से अपन ने देख लिया था। फिर आगे अपन क्या देखते थे, आगे अपन ने डेफिनेशन देखी थी पदार्थ कहते किसे हैं। तो कोई भी सार्थक पद होगा, उसका जो अर्थ, उसका जो विषय होगा वो पदार्थ होगा। जो हमारे लिए जानने योग्य विषय होगा, प्रमिति विषय, वो पदार्थ होगा। और आयुर्वेद के सूत्र को जिससे हम जानते हैं वो पदार्थ होता है। ये सारी हमने डेफिनेशन देखी थी। 3 लक्षण हमने देखे थे कि क्या-क्या लक्षण होने चाहिए। तो अस्तित्व, गेयत्व, अभिधेयत्व, ये 3 लक्षण देखे थे। अस्तित्व में क्या बताया था कि जो भी पदार्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी सत्ता होना चाहिए। दूसरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके बारे में हम कुछ जान ही ना पाए। जो भी पदार्थ पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सके, ऐसा पदार्थ होना चाहिए। फिर उसका कोई नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिना नाम के हमें क्या पता चलेगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ना। तो उसका नाम होना चाहिए। उसके बाद में उनकी संख्या हमने देख ली थी, अलग-अलग सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, इन सब के अकॉर्डिंग। फिर हमने आयु के बारे में पढ़ा था कि आयु किसे कहते हैं। तो आयु के पर्याय देखे थे और किसके संयोग से बना है, ये काफ़ी डिटेल में हमने देखा था। शरीर, इंद्रिया, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। उसके पर्याय धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध। और आपको बताया था अगर 5 मार्क्स में या जो बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको एक-एक को एक्सप्लेन करना होगा कि हाँ, धारी किसे बोलते हैं, जीवित किसे बोलते हैं। उसके बाद में हमने आयुर्वेद के बारे में पढ़ा था। चरक संहिता के अनुसार कि आयुर्वेद किसे कहते हैं। तो हमने देखा था 4 प्रकार की आयु होती है। आपसे कोई यूँ भी पूछ ले आयु कितने प्रकार की बताइए, तो 4 प्रकार की आप बताइए। कौन-कौन सी? हितायु, अहितायु, सुख दुःख आयु। ठीक है। इन चारों प्रकार की आयु का स्वरूप कैसे होता है, कैसे हम सुख आयु जिएंगे, क्या करने, कौन सी चीज़ें हमारे लिए पथ्य है, कौन सी अपथ्य है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, आयुर्वेद में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हमने देखी थी। आगे हम देखते हैं सुश्रुत संहिता। तो वैसे ही डेफिनेशन है। अगर आप एक श्लोक याद कर ले तो काफ़ी है, पर दोनों याद कर तो डेफिनेशन तो कोशिश करना कि दोनों की याद हो जाए। नहीं हो जाए तो ऐसे हिंदी में लिखा आना। ठीक है। तो सुश्रुत संहिता ने भी क्या बोला है, आयुरस्मिन् विद्यते अनेन आयुर इति आयुर्वेदे। ठीक है। जिसमें आयु का ज्ञान हो। आयु हमारे लिए, जैसे हम जितना हम जीते हैं। अब आप आयुर्वेद का प्रयोजन देखते हो तो आयुर्वेद का प्रयोजन के बारे में आप सुनोगे तो आपको ये बताया जाएगा कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद जो होता है उसका, वो सिर्फ रोगों के विकार ठीक करने के लिए ही नहीं है। अपन जैसे-जैसे पढ़ते हैं अपने को बताया जाता है दिनचर्या के बारे में कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर ये करना चाहिए। अपने को जो ऋतुचर्या बताई गई है कि ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मियाँ हैं, अभी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो गई है। ठीक है। तो जो ऋतुएँ हैं, 6 ऋतु है, उनके अकॉर्डिंग वर्षा ऋतु में कैसा अपना आहार विहार होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद स्वस्थ लोगों के लिए भी है और जो विकार है उनको दूर करने के लिए भी है। ठीक है। तो आयुर्वेद में हम क्या पढ़ते हैं, आयु के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाएगा। फिर अब अष्टांग जो हृदय है उसने क्या बताई है, जैसे हम बोलते हैं कि किसकी प्राप्ति करते हैं, धर्म, अर्थ, सुख, इन सब की प्राप्ति के लिए। कैसे बोलेंगे, मान लो ठीक है, अब अपन है ना, बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ होती है जो लाइफ टाइम अपने साथ चलती है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, ये सब अपन सुनते आ रहे हैं। पर अगर अब कोई आयुर्वेदा का स्टार्टिंग से पालन करने लग जाएगा तो उनको ये सब जो डिज़ीज़ है वो होंगी ही नहीं। तो नहीं होगी तो वो सुख साधन इन सब चीज़ों का क्या करेगा, अच्छे से यूज़ कर पाएगा। तो आयुर्वेद हमें क्या बताता है, आयुर्वेद से हमें धर्म, अर्थ, सुख, इन सब की प्राप्ति होती है। और वो कैसे होगी वो हम आयुर्वेद के उपदेशों में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हम पदार्थ और आयुर्वेद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सिद्धांत से हम स्टार्ट करते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं, थ्योरी क्या होती है। तो आप है ना, अब तक बहुत सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं अपन। फिजिक्स में कुछ थी, केमिस्ट्री में कुछ थी, कहीं कुछ होती है। अपन बोलते हैं मेरी भी ये थ्योरी है। तो यहाँ पे थ्योरी क्या होती है, अब वो साइंटिस्ट थे, वो थ्योरी कैसे ऐसे ही थोड़ी दे देंगे। जैसे मैं हूँ, मैंने बोल दिया मेरी ये थ्योरी है,
तो क्या वो बुक में छप जाएगी, सब लोग उसे मानने लग जाएँगे? नहीं। जो थ्योरी हम पढ़ते हैं या जो भी हमने देखा है, वो क्या होती है, बहुत बार उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं ना, बहुत बार जो कि एक्सपेरिमेंट है, तो उसको अलग-अलग तरीके से, हर तरीके से उसको देखते हैं कि हाँ, ये चीज़ प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। बार-बार उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे या क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये यूज़फुल है या नहीं। तो इन सबको करके लास्ट में जो स्थापित की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोई थ्योरी या सिद्धांत बोलते हैं। अब यही इसकी डेफ़िनेशन है, क्या कि सिद्धांत किसको बोलते हैं? तो देखो, सिद्धांत तो नाम, मतलब सिद्धांत किसका नाम है? यह परीक्षके बहुविध परीक्षा, जो परीक्षक होता है, जो एग्ज़ामिनर होता है, उसके द्वारा बहुत बार जो परीक्षा की गई हो, जिसकी परीक्षा की गई हो। हेतु विषय सात्विक स्थापत्य निर्णय, और फिर जो मैंने प्रमाण आपको जब सिलेबस के टाइम बताए थे, अभी वापस बता देती हूँ। अलग-अलग प्रमाण भी एक टाइप से परीक्षा ही होते हैं। आचार्य चरक ने प्रमाणों को परीक्षा कहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से, अनुमान रूप से, एतीय, उपमान, इन चारों रूप से जो सिद्ध किए जा चुके हैं, वो उसे क्या बोलते हैं, सिद्धांत कहते हैं। कैसे बोलोगे हम कि जैसे मान लो कोई भी थ्योरी दी गई, उसके बाद में हम देखते हैं किसी ने पंच महाभूतों के बारे में बताया, आयुर्वेद में बहुत से सिद्धांत हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो पंच महाभूतों के बारे में बता दिया कि 5 महाभूत होते हैं, ठीक है? तो बार-बार हम टेस्ट लेते हैं, किसी ने बोला सारी चीज़ें पंच महाभूतों से बनी होती है, तो बार-बार उसे देखा गया, हर एक चीज़ को देखा गया कि हाँ, ये पंच महाभूतों से मिलकर बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। फिर उसका कैसे, जो चारों प्रकार की परीक्षा है, उससे उसको स्थापित किया गया। जैसे पहली प्रत्यक्ष आती है। प्रत्यक्ष क्या होता है कि उसी समय हम जो नेत्र से देख रहे हैं या कानों से सुन रहे हैं, अपन प्रैक्टिकल वर्क करें, उसके बाद में अपन कोई निर्णय पे पहुँचे। अनुमान मैंने आपको उदाहरण बताया था कि अपन किचन में हैं, जैसे किचन में हम देख लेते हैं कि हाँ, अग्नि जल रही है तो वहाँ पे धुआँ हो रहा है। फिर वही अनुमान अपन कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ों पे, तो दूर हमें धुआँ दिखता है, अपन सोचते हैं हाँ, यहाँ पे अग्नि होगी, उससे हम अनुमान लगा लेते हैं। इस तरह अपन काफ़ी बार कई सारे अनुमान लगाते हैं, ठीक है? फिर एती है, आप्तोपदेश जो होते हैं कि हाँ, हमारी बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है, तो इसकी थ्योरी सही है, हम मानते हैं। और उपमान के द्वारा बताई गई है, जिसमें क्या होता है, तुलना होती है। तो ये सारी चीज़ों के द्वारा हम सिद्ध कर चुके हो जिस चीज़ों को, उसको क्या बोलते हैं, फिर वो कहीं जाके सिद्धांत बनता है। तो कोई पूछे सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी क्या होती है? तो थ्योरी क्या है, जिसको परीक्षकों के द्वारा जो बहुत बार जिसकी परीक्षा की गई है और जिसके कारण भी हमारे पास हो कि ऐसा क्यों हुआ, अच्छे से प्रूव करने आनी चाहिए अपनी थ्योरी कि बताओ इसमें कैसे ये प्रूव करोगे? तो उसको जो हेतु है, प्रत्यक्ष, अनुमान, इतीय, उपमान, चारों प्रकार के हेतुओं से तुम उसको सिद्ध कर दो, तो वो क्या होगा, तुम्हारा सिद्धांत होगा। ठीक है? और वापस है जिसे अनेक प्रकार से परीक्षा कर दी जाती है और तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाए, वही क्या होता है, वही सिद्धांत होता है। अब आते हैं सिद्धांत के भेद। जो सिद्धांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट तुम्हें सिद्धांत से तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्धांत के बारे में बताओ, तो उसके भेद के बारे में बताओ। तो उसके भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद कैसे होते हैं, पहले मैं तुम्हें समझा देती हूँ, फिर उसके बाद में अपन अच्छे से इसकी डेफिनिशन पढ़ लेंगे। तो सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युगम, ठीक है? ये 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। नाम से लग रहा है बहुत टिपिकल है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सर्वतंत्र, नाम से समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल थ्योरी। यूनिवर्सल थ्योरी का मतलब क्या होता है? ऐसी थ्योरी जो सब मानते हैं, सब जगह वो वैसा ही होगा। जैसे कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो सबके लिए सेम है। अपन बोल दें सूरज जब वो पूरब से उग रहा है, या कोई भी जो महाभूत है, मैंने बोला था वो 5 होते हैं। जैसे जो चीज़ सभी लोग सेम मानते हैं, सूरज होता है, सुबह सूरज उगता है, रात्रि में क्या अपने को चंद्रमा दिखाई देता है। तो ऐसा थोड़ी है कि ना, अब अमेरिका में लोग अलग मान रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? सब जगह पूरे वर्ल्ड में वो क्या चल रहा है, सेम थ्योरी चल रही है। तो ऐसे सिद्धांतों को अपन क्या बोलते हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत, जिसे सभी विद्वान सब विद्वान मानते हो, सर्वसम्मत हो, जिसको सबकी अनुमति मिली गई हो कि हाँ, सबने मान लिया ये सही है। अब इसके एग्जाम्पल तुम यहाँ पे कैसे लिखोगे? तो रोगों के कारण होते हैं। कोई भी रोग हो, उसका कोई ना कोई कारण होता है। हर रोग का होता ही है। तुम बोलो शुगर है, उसका कुछ कारण है। किसी को बोलोगे जुकाम हो गया, उसका कुछ कारण है। ज्वर का कोई कारण है। जितने भी रोग देखते हो, किसी का कारण तुम देखते हो इन्फेक्शनल डिजीज है, तो बैक्टीरिया आदि उनसे हो गई।
कुछ भी हो, सब कैसा भी रोग हो उसका कारण होता है। तो ये चीज़ सब मानते हैं, हम भी मान रहे हैं, एलोपैथी वाले भी मान रहे हैं, होम्योपैथ भी मान रहे हैं ना, तो इस वो किसमें आ गया? सर्वतंत्र में आ गया। फिर साध्य रोग, देखो 2 टाइप के रोग होते हैं, एक साध्य रोग होते हैं, एक असाध्य रोग होते हैं। तो साध्य रोगों में हम उनको रखते हैं जिनकी चिकित्सा की जा सकती है, और असाध्य रोग कुछ ऐसे रोग होते हैं जैसे लास्ट स्टेज में पहुँच जाए। कई बार आपने सुना होगा कि हाँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अब इसको घर ले जाओ, अब इसका इलाज नहीं हो पाता। उस टाइप के रोग क्या आते हैं? असाध्य रोगों में आते हैं। तो साध्य रोग क्या होते हैं? जिनकी चिकित्सा की जा सकती है, ठीक है? तो ये भी क्या है? अ, सर्वतंत्र सिद्धांत। फिर बोल दिया मैंने, किसी ने भी बोल दिया कि ये रोग साध्य है, तो उसकी चिकित्सा की जा सकती है। अब हर जगह उसकी चिकित्सा की जा सकती है। तो इस टाइप के जो सिद्धांत होंगे वो सर्वतंत्र में आएंगे। फिर आता है प्रतितंत्र सिद्धांत। देखो प्रतितंत्र में क्या आता है? सर्वतंत्र में हमने क्या देखा, नाम से ही समझ में आ रहा था, सर्व यानी सब जगह। प्रतितंत्र ऐसा है कि है ना, किसी ने कुछ मान लिया, जैसे मान लो एक क्लास है उसमें ना 100 लोग हैं, ठीक है? तो 100 लोगों में किसी ने 60 लोगों ने मान लिया कि नहीं हम है ना रस की संख्या 6 मानते हैं। अब जैसे तुम आगे आगे पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें आती है कि ये कितने होते हैं, तो बोलेंगे कि है ना अ, एक आचार्य उन्होंने किसी चीज़ की संख्या 6 मान ली, एक आचार्य ने 8 मान ली, किसी ने 9 मान ली। तो उस टाइप की चीज़ें होती है वो प्रतितंत्र में आती है कि कुछ लोग अलग मानते हैं, कुछ लोग अलग मानते हैं। जैसे मान लो तुम क्लास में कितने लोग हो, अब मैं बोल दूँ कि तुम्हारे पास 2 मिठाइयाँ हैं, तो किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है। अब मैं बोलूँ मीठा पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो तुम बोलोगे 5 लोग हैं, और मैं बोलूँ कि नमकीन ज़्यादा अच्छा है, ये मानने वाले कितने लोग हैं, तो तुम बोलोगे 9 लोग हैं। ठीक है? तो इस टाइप के सिद्धांत क्या होते हैं? प्रतितंत्र सिद्धांत में आते हैं कि भिन्न-भिन्न शास्त्रों में जो सिद्धांत भिन्न-भिन्न रूपों में पाया जाता है। जैसे रस होते हैं, तो रस अगर अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर मेनली 6 रस माने हैं किसी ने, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। अब कोई 4 को भी रस मानता है, कोई अलग किसी ने कर्मों के आधार पे रस मान लिए, छेदनीय होते, उपशमनीय होते, 2 भी मान लिए, किसी ने 5 भी मान लिए। तो वो क्या हो गया? प्रतितंत्र सिद्धांत। ऐसा थोड़ी है कि वो गलत है, पर सब आचार्यों ने अलग-अलग आचार्यों ने अपने अलग-अलग सिद्धांत बता रखे हैं। तो ऐसी थ्योरी क्या आती है? प्रतितंत्र सिद्धांत के अंदर आती है, नॉन यूनिवर्सल थ्योरी के अंदर आती है। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण जैसे हम पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे कि अ, एक चीज़ मैं समझा रही हूँ आपको, वो चीज़ समझाते-समझाते कोई दूसरी चीज़ आपके सामने प्रूव हो जाती है। कैसे? तो ये है ना थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाती हूँ तो आपको इसकी डेफिनिशन फिर बाद में समझाऊँगी। पहले एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। क्या बोला जाता है कि मुक्त पुरुष है, ठीक है? तो मुक्त पुरुष जैसे किसी की डेथ हो गई, उसको मुक्ति मिल गई। तो ऐसा बोला जाता है कि मुक्त पुरुष जो है ना वो कोई भी कर्म नहीं करते। अभी अपन कर्म कर रहे हैं ना, और अपने को बहुत सारे कर्मों के बारे में बताया गया है कि नहीं ऐसा करोगे तुम है ना, ये करोगे तो ये अशुभ होता है, ये करोगे तो शुभ होता है। पर किसी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसको मुक्ति मिल गई। तो ऐसा बोलता है कि मुक्त पुरुष कोई भी कर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो निष्क्रिय होते हैं, अर्थात कामना रहित होते हैं। उनको मुक्ति मिलने के बाद किसी भी चीज़ की कोई कामना नहीं रहती। अभी तुम कर्म कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम किसके लिए कर रहे हो कि तुम किसकी कामना कर रहे हो? अच्छे मार्क्स की कामना कर रहे हो। बट जो जिसकी मृत्यु हो गई, वो बाद में मान लो कोई अपने साथ में था, उसकी मृत्यु हो गई, वो पदार्थ विज्ञान खोल के बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो कैसा हो गया? कामना रहित हो गया। तो मुक्त पुरुष जो होते हैं, वो कोई भी अनुबंधित शुभ या अशुभ परिणाम वाले कर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कैसे हो जाते हैं? कामना रहित हो जाते हैं। मृत्यु के बाद उनकी कामना नहीं रहती। तो ये बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अब है ना उसमें किसी और का कोई और क्या समझ गया? अच्छा तो इसका मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो उससे मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मतलब कर्मों का फल मिलता है। ये बात मैंने नहीं समझाई, किसी और ने ही समझ ली। तो मैं तो तुम्हें मुक्त पुरुष के बारे में समझा रही थी, और तुम क्या समझ गए मेरी बातों से कि हाँ कर्मों का फल मिलता है, ठीक है? और दूसरी बात क्या बोल समझ गए कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात शुभ और अशुभ
कर्मों के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है कि जो ज़िंदा रहते टाइम अपन जितने कर्म कर लिए ना, मृत्यु के पश्चात वो ही कर्म अपने काम आने वाले हैं, मृत्यु के बाद कोई कर्म काम नहीं आने वाले। तो इस प्रकार के सिद्धांत को क्या बोलते हैं हम? अधिकरण सिद्धांत। कि बात एक सिद्धांत की चल रही थी, मैंने तुम्हें एक सिद्धांत समझाया कि मुक्त पुरुष कोई भी कर्म नहीं करते, पर उस सिद्धांत से तुमने जो और अलग-अलग थ्योरी बना ली। पहली थ्योरी क्या बनाई कि जो कर्मों का फल प्राप्त होता है, और दूसरी थ्योरी क्या बनाई कि मृत्यु से पहले किए गए कर्म है, वही मृत्यु के बाद हमारे साथ में रहेंगे, ठीक है? पर मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी। तो इस प्रकार के सिद्धांत को क्या बोलते हैं? अधिकरण सिद्धांत बोलते हैं कि किसी एक विषय के बारे में वर्णन किया जा रहा था, पर उसी विषय से संबंधित तुम दूसरे विषय के बारे में भी समझ गए अपने आप ही, तो उसे क्या बोलते हैं? अधिकरण सिद्धांत बोलते हैं। यह वह सिद्धांत है जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ मानने ही पड़ते हैं, और सिद्धांत भी हमारे सामने आ जाते हैं। अब क्या होता है अभ्युपगम सिद्धांत? अभ्युपगम सिद्धांत क्या होते हैं? ये अप्रमाणित, अपरीक्षित होते हैं, अहेतुक होते हैं। जैसे वाद विवाद के टाइम मान लेते हैं, जैसे किसी से बहस हो गई, तो कभी तो हम बोल देते हैं कभी तो हम है ना एक चीज़ को ज़्यादा अच्छा बता देते हैं, कभी दूसरे को, मतलब हर टाइम अपने मूड जैसे मूड स्विंग होते हैं, तो अपने सेम रहते हैं क्या? कभी हम बोलेंगे कि हाँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ, घूमूँ, मैं कहीं दूर घूमने जाऊँ, अकेले रहूँ, ठीक है? और कभी दूसरे टाइम पे मन कर रहा है कि ना नहीं, मेरे को घर पे रहना है, अकेले रहना है, किसी से बात नहीं करनी। तो इस टाइप की थ्योरी में भी होता है ऐसा, क्या? कि एक समय जो सिद्धांत होता है वो एक रहता है और दूसरे समय वो अलग मान लेता है, पर दोनों ही सिद्धांत सही है, किसी को गलत नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बोला था द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये सब आएँगे। तो कभी तो हम ये बोलेंगे कि सारी चीज़ों में द्रव्य प्रधान होता है, कभी बोलेंगे कि नहीं गुण प्रधान होता है। तो इस तरह से जब जो सिद्धांत होते हैं वो अभ्युपगम सिद्धांत कहलाते हैं, जो कि क्या होंगे? अप्रमाणित होंगे, अपरीक्षित होंगे, अनुपदिष्ट होंगे, अहेतुक होंगे, ठीक है? वाद-विवाद के समय उन्हें मान लिया जाता है। जैसे अपनी बात प्रूव नहीं हो रही ना, अभी एक डिबेट में हम बोल रहे थे कि द्रव्य प्रधान है, द्रव्य पदार्थ है, दूसरे में हमें कुछ और प्रूव करना है, तो हम गुणों से उसे समझाएँगे, तो वो क्या कहलाएँगे? अभ्युपगम सिद्धांत कहलाएँगे। तो ये तुम्हारे 4 सिद्धांत हो गए। एक सेकंड, 4 सिद्धांत हो गए, वापस एकदम शॉर्ट में तुम्हें समझाती हूँ मैं। क्या पढ़ा हमने? सिद्धांत के बारे में पढ़ा। सिद्धांत क्या होते हैं? जो बहुत से परीक्षक द्वारा बार-बार परीक्षा की जाती है जिनकी, और जिनके हेतुओं से जो सिद्ध किए जाते हैं, ठीक है? उन्हें सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत 4 प्रकार के थे। पहला था सर्वतंत्र। सर्वतंत्र कौन-सा था? जिसे सभी लोग मानते हैं। दूसरा था प्रतितंत्र। जैसे कुछ लोग रस को 6 मान रहे थे, कुछ लोग रस को 8 मान रहे थे, तो अलग-अलग जो आचार्य हैं वो अलग-अलग किसी चीज़ों को मानते हैं, वो प्रतितंत्र में आती है। अधिकरण एक विषय के बारे में बात की गई थी, पर उसी विषय से संबंधित दूसरा सिद्धांत जहाँ पे आ जाए, उसे अधिकरण बोला था। जैसे मैंने क्या बोला था कि जो मुक्त पुरुष होते हैं वो कोई भी कर्म नहीं करते, तो मैंने तो बस इतना ही सिद्धांत दिया, उसके अलावा अन्य 2 चीज़ें और क्या आ गई थी फिर हमारे सामने, मतलब कर्मों का फल मिलता है, और अभी के जो कर्म है वो आदमी मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के साथ रहते हैं, ये चीज़ें आ गई, तो वो अधिकरण में आती है। और अभ्युपगम जैसे मैंने बता दिया, अपने को अगर समझने के लिए एग्जाम में मत लिखवाना। जैसे कि मूड स्विंग होता है, एक समय पे किसी को श्रेष्ठ बता दिया जाता है, दूसरे समय कोई और सिद्धांत है उसे ले लिया जाता है। जैसे कभी द्रव्य को प्रधान बताया जाएगा, कभी गुण को प्रधान बताया जाएगा, तो इस तरह का सिद्धांत होता है, वो क्या होता है? अभ्युपगम सिद्धांत होता है। ठीक है, अब आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे अपन देखो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, हमें पता था, हमने सीखा था कि ऐसे sp2 वो होता है संकरण है, या फिर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तभी हमें केमिस्ट्री समझ में आई। ऐसे ही आयुर्वेद को समझने के लिए आयुर्वेद के कुछ सिद्धांतों को हमें समझना होगा। किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, ठीक है? आयुर्वेद शाश्वत है। आयुर्वेद के जो सिद्धांत है ना, वो वैसे ही चले आ रहे हैं तब से। अपन देखें कि
कैसे कि जो चरक संहिता है वो कब लिखी गई, बहुत पहले लिखी गई, पर आज तक वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जो उसमें लिखा गया है कि हाँ, इसका इलाज ये इन चीज़ों से होगा, मतलब बाकी बोल देते हैं कि हाँ, इन्होंने ना वो ये इससे रेजिस्टेंस हो गई, ये इससे रेजिस्टेंस हो गई, अब ये औषधि काम की नहीं रही, तो इसका एडवांस वर्ज़न बनाएँगे। पर आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं या जो भी योग बोले गए, वो तो कितने सालों से चले आ रहे हैं और वैसे ही यूज़ में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ना किसी ने उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लिया या कुछ हो गया, नहीं। वो सिद्धांत वैसे ही चले आ रहे हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? तो बहुत सारे सिद्धांत जो है आयुर्वेद के उसकी वजह से कहा गया है कि ये शाश्वत है, ये नित्य है और आगे भी चलते रहेंगे, ठीक है? तो वो सिद्धांत अपरिवर्तनीय है और उन सिद्धांतों में प्रमुख सिद्धांत है, उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक-एक सिद्धांत अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएँगे ये सारे के सारे सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत क्या आता है इसमें पंचमहाभूत सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत हम एक-एक डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे रटने मत लग जाना कि हाँ, धातु पोषण होता है, त्रिदंड होता है, अग्नि आहार होता है, क्योंकि जब पढ़ोगे एक-एक सिद्धांत तो तुम्हें पता रहेगा तो उसके नाम भी याद हो जाएँगे अपने आप। पहला है पंचमहाभूत, ये तुमने सुना होगा 5 तत्व होते हैं, जो पंचमहाभूत होते हैं। कौन-कौन से होते हैं जो होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब ऐसा तो कोई नहीं है हम में से जो इन पाँचों तत्वों को जानता नहीं है, हमारे ही आस-पास में है, तो ये पंचमहाभूत है। अब सब लोग यही मानते हैं कि ये 5 चीज़ें होती हैं। अगर अपन किसी पंडित से पूछेंगे या कहीं भी जाके पूछेंगे कि सब चीज़ें किसकी बनी हुई है, तो ये इन 5 महाभूतों की बनी हुई है और ये सब मानते हैं। तो अभी सिद्धांत में आपको बताया था, ऐसा सिद्धांत जिसको सभी लोग मानते हो, सभी जगह उसको माना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत बोलते हैं। तो 5 महाभूत होते हैं, ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? सर्वतंत्र सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और ये आयुर्वेद के अनेक सिद्धांतों का क्या है? आधारभूत सिद्धांत है। अब ये 5 महाभूत है ना, इनसे ही अपन रिलेट करेंगे। किसको त्रिदोष होते हैं, वो भी ऐसे ही बताएँगे। तीनों दोषों में कौन से महाभूत आते हैं, रसों में कौन से महाभूत आते हैं या द्रव्य में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि किसी में किसी महाभूत की अधिकता पाई जाती है, किसी में किसी महाभूत की अधिकता पाई जाती है। जो गर्भ है, उसका विकास होता है, उसमें भी इन महाभूतों का योगदान होता है। मतलब ये मान लो ये महाभूत आपके हर जगह आने वाले हैं, एनाटॉमी हो या डीजी हो, ठीक है? कोई भी सब्जेक्ट होगा, हर जगह तुम्हें पंच महाभूत देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी आगे इन्हीं से ही जस्टिफाई किए गए हैं। तो पंच महाभूतों में आता कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों पंच महाभूतों में आते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये 2 अवस्था में पाए जाते हैं। एक तो कारण और एक कार्य। कारण और कार्य क्या? मैं बताती हूँ। कारण का मतलब क्या होता है कि ये जो भी है, ठीक है? ये नित्य होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है आकाश अभी है और 2025 में आकाश खत्म हो जाएगा या पृथ्वी खत्म हो जाएगी। हाँ, वो दिया जाता है पर है तो सही अपने साथ बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे जब तक हम हैं। तो कारण रूप में क्या बोलेंगे कि ये परमाणु रूप भी होते हैं और ये हमेशा नित्य बने आ रहे हैं, मतलब पहले भी थे और अब भी है वैसे ही है, ठीक है? उसके बाद में कार्य रूप, कार्य मतलब ये अलग-अलग कार्य कैसे करते हैं, अलग-अलग जो द्रव्य है, वो इन्हीं के संयोग से बने हुए होते हैं, तो वो उनका क्या होता है, कार्य रूप होता है। अब जो कारण है वो ही कार्य को बनाते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी है, ठीक है? तो किसी चीज़ में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होगी तो वो कैसा होगा? उसको दृढ़ता प्रदान करेगी। किसी चीज़ में अगर वायु महाभूत की अधिकता होगी, वायु कैसी होती है? अपने को देखा है चंचल होती है और थोड़ी-सी रुक्ष होती है, तो वो उसको रुक्षता प्रदान करेगी, चंचलता प्रदान करेगी। इस टाइप से वो क्या जो कारण क्या होता है? कारण के उनसे मिला है, पर ये अपना जब कार्य करेंगे जैसे पृथ्वी महाभूत थी, पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना है, तो वो तो उसका क्या हो गया कारण के उससे बना है और कार्य क्या करेगा? कार्य ये कर रहा है कि वो उसको स्थिरता प्रदान कर रही है, तो वो उसका कार्य रूप हो गया। इस तरीके से जो भी पंच महाभूत होते हैं, उनकी 2 अवस्थाएँ होती है, कारण रूप अवस्था और कार्य रूप अवस्था। अब देखो 5 गुण होते हैं। वही जो अपन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, जैसे शब्द है, ठीक है? शब्द बोले जाते हैं और स्पर्श का पता हमें हमारी त्वक इंद्रियाँ उससे पता चलता है। चक्षु है हमारी आँखें, आँखें क्या देखती है? किसी भी वस्तु का रूप देखती है।
ठीक है? अग्नि जिह्वा है, उससे किसका ज्ञान होता है अपने को? रस का ज्ञान होता है कि हाँ, ये तीखा है या इसमें ये कड़वा है या ये मधुर रस है, ठीक है? और गंध, गंध कैसे अपने को घ्राण इंद्रिय मतलब नासिका से अपने को गंध आती है। तो ये सारे अपनी इंद्रियों के क्या है? गुण हैं और यही गुण किसके हैं? पंच महाभूतों के हैं। जैसे आकाश होता है, आकाश से लिया जाता है कि जो फ्री स्पेस होगा, ठीक है? जो खाली स्थान होगा वो आकाश होता है। तो आकाश जो होता है उसका गुण शब्द आता है। वायु का पता हमें स्पर्श से चलता है। अग्नि महाभूत रूप में होती है। जल रस में होता है और पृथ्वी में गंध होता है, ठीक है? गंध गुण होता है। आगे डिटेल में इनको और एक्सप्लेन किया जाएगा, जो गुण वाला चैप्टर आएगा ना, तो ऐसे ही ये जो गुण है ना, इनमें भी क्या रहते हैं? पंच महाभूत रहते हैं। तो ये इनके पंच महाभूतों की प्रधानता बताई गई है और अपन त्रिदोष पढ़ेंगे वात, पित्त, कफ उसमें भी अपन देखेंगे कि हाँ, इनमें भी पंच महाभूत है, रिलेटेड है इससे, ठीक है? तो जितने भी आगे अपन पढ़ने वाले हैं या धातु के बारे में पढ़ेंगे, उपधातु के बारे में पढ़ेंगे, अंगों के बारे में पढ़ेंगे, सबकी उत्पत्ति किससे हुई है? पंच महाभूतों से हुई है। तो यही इसका पंच महाभूत सिद्धांत था। पंच महाभूत सिद्धांत में क्या लिखना है आपको कि जो भी पहली बात तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, सभी मानते हैं कि हाँ, पंच महाभूत में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आते हैं, ठीक है? और पंच महाभूत क्या है? आयुर्वेद का पहला आधारभूत सिद्धांत है। आगे अपने जो भी धातु है या शरीर है या दोष है, द्रव्य है, उन सब में हम देखते हैं कि पंच महाभूतों से ही उनका विकास हुआ है। फिर ये 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक तो कारण रूप हम किसी भी चीज़ का कारण बताते हैं कि हाँ, इसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता है, इसमें आकाश की अधिकता है और कार्य रूप उस जो जिस परमाणु में वो कारण के रूप में रहते हैं, उसमें किस प्रकार कार्य करते हैं, को किसका कार्य हमें अधिक दिखाई देता है, वो उसका कार्य रूप होता है, ठीक है? फिर एक एग्ज़ाम्पल इसमें दिया गया जैसे सब में बता रखा है, तो जो 5 इंद्रिय के गुण हैं, उसमें भी पंच महाभूत है, वो मैंने बताया आपको जैसे शब्द में आकाश है, स्पर्श में वायु है, तो यहाँ पे भी पंच महाभूत रिलेटेड है। फिर आगे बोला शरीर में जितने भी अंग-प्रत्यंग, धातु, उपधातु आदि है, उन सभी की उत्पत्ति किससे हुई है? पंच महाभूत से हुई है। अब देखो अब तुम बोलोगे कि भूत शब्द की व्याख्या पंच महाभूत ही क्यों बोला? ठीक है? तो भूत से मतलब क्या है कि जो भी इंद्रियाँ हैं, उसके जो हम गुण जो ग्रहण करते हैं, ठीक है? जो भी ग्राही होते हैं हम, उसे क्या बोला जाता है? भूत बोला जाता है। अब महाभूत के जो भी कर्म है, जैसे कैसे इंद्रियाँ ग्रहण करेगी? आप बोल रहे हो आकाश है, तो आकाश से हम कैसे समझेंगे? कौन-सी द्रव्य है जिसमें जो आकाशीय द्रव कहेंगे? तो तुम एक बार इन सारी चीज़ों को अपने मन में लाओ। जैसे लास्ट में हमें क्या पता है? अग्नि के बारे में पता है। तुम सबने अग्नि को देखा है, अग्नि कैसी होती है? आग को तो सबने देखा है। तो अग्नि अब तुम सोचो शरीर में अग्नि क्या करेगी? तो अग्नि क्या करती है? अपन बोलते हैं ना कि इसकी अग्नि मंद है, तो मतलब भूख कम लगती है उसको, ठीक है? अग्नि तीक्ष्ण होगी, अग्नि बहुत ज़्यादा होगी के शरीर की, तो वो जल्दी-जल्दी खाएगा, ज़्यादा खाना खाएगा और उसके डाइजेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे आग्नेय द्रव्य क्या करेंगे? दहन, पाचन ये सारे कर्म कौन करते हैं? आग्नेय द्रव्य करते हैं और जिसकी कांति देखते हैं अपन, चेहरे पे अपन बोलते हैं तेज होता है किसी के, ठीक है? जो वर्ण होता है, उसको जो वो सारी जो गुण हैं, वो किसके कारण होते हैं? अग्नि महाभूत के कारण होते हैं। अब वायु को हम देखते हैं, वायु कैसी होती है? तो वायु का हमें पता है कि वायु कैसी करेगी? रुक्षता उत्पन्न करेगी और हवा हल्की होती है, भारी होती है। किसी चीज़ में हम बोल देते हैं ना एकदम हल्की है, तो बोलते हैं हवा-हवा भरी हुई है, कोई वो दम वाली बात नहीं है। तो दुर्बलता होगी, उसको हम किससे बोलेंगे कि वायवीय द्रव गुण इसमें ज़्यादा है और क्या गति वायु कैसी होती है? एक जगह स्थिर होती है, चलती रहती है, गतिमान रहती है और कैसी होती है? स्वच्छ होती है। वायु गुरु होती है, लघु होती है। हवा को कभी फ़ील किया हो कैसा होता है? हल्की होती है, ठीक है? तो लघुता उत्पन्न करती है। तो ये सारे गुण हो गए। अब तुम्हें कोई व्यक्ति दिख जाए या तुम्हें पता चले कि वो उसके क्या है? रुक्षता दिख रही है, दुर्बल है, इधर से उधर भागता फिर रहा है, ठीक है? लघुता है, तो तुम क्या बोलोगे? ये कैसा द्रव्य है? वायवीय द्रव्य है, ठीक है? अब आकाश के बारे में सोचो, जो अपन देखते हैं वही सारे गुण हैं, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है ना।
आकाश कैसा होता है? मृदु होता है, सुशील होता है, लघु होता है। तो ऐसे गुण अपने को दिख जाए किसी द्रव्य में तो हम क्या बोलेंगे ये कैसा है? आकाशीय द्रव्य है। फिर आप पे आते हैं, आप पे मतलब जल। 1 सेकंड रुकना। अब लास्ट अपना जो आपेय और पार्थिव रह गया। आपेय यानी जल होता है, ठीक है? तो क्लीनता, स्नेहन ये सारे इसकी वजह से आएँगे और पार्थिव द्रव जो होगा वो दृढ़ता, गुरुता, स्थिरता प्रदान करेगा, ठीक है? तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। ये सारे गुण और यहाँ तक पढ़ा दिए और उसके अलावा आप जो ठीक है? अब आपकी जो क्लास रहेंगी लाइव क्लास है जैसे पहले बता दिया कि लाइव क्लास जो है वो फ्री रहेगी। उसके अलावा अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए या कुछ चाहिए तो आप उसके लिए आपको या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और जो भी आपको टेस्ट है या नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप बात कर लीजिएगा ग्रुप पे। जो भी फीस रहेगी वो आपको बता दी जाएगी और आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कोई डाउट हो तो आप चैट में लिख के पूछ लेना।